आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान का भौगोलिक विभाजन। राजस्थान का भौगोलिक विभाजन। राजस्थान का भौगोलिक विभाजन। राजस्थान का भौगोलिक विभाजन। यह राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, राजस्थान का भौगोलिक विभाजन। सभी एग्जामों में अर्थात ये क्लाइमेट को बताता है कि राजस्थान का किस प्रकार का क्लाइमेट है, किस प्रकार का नहीं है, वहाँ पर किस प्रकार का दबाव रहता है, किस प्रकार की जलवायु रहती है, किस प्रकार का वहाँ पर वातावरण है, गर्मी है या उष्ण है। तो इस प्रकार के लिए राजस्थान का भौगोलिक विभाजन सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। और राजस्थान के भौगोलिक विभाजन को 4 भागों में बांटा गया है। राजस्थान के भौगोलिक विभाजन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पहला है राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। यह प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। इसका क्षेत्रफल लगभग 61% भूभाग पर है, जबकि इसमें जनसंख्या 40% निवास करती है। पहला राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा। ये इसको प्रायद्वीप अपना गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, इन दोनों में से राजस्थान का प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। यह क्षेत्रफल 61% लगभग में पाया जाता है। यहाँ पर लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। अगर अपना दूसरा भौगोलिक विभाजन को देखते हैं तो मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। मध्यवर्ती अरावली प्रदेश यह भी प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। यह भी प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। इसका क्षेत्रफल लगभग 9.1% या 9 के लगभग है, जबकि इसमें जनसंख्या 10% निवास करती है। अगला देखते हैं, तीसरा नंबर पे आता है हाडोती का पठार या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। यह प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है या गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। यह लगभग 7% भूभाग पर स्थित है, जबकि इसमें जनसंख्या लगभग 11% पाई जाती है। यह राजस्थान का तीसरा हाडोती का पठार प्रायद्वीपीय भारत या गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। 7% जनसंख्या निवास करती है, 7% क्षेत्रफल है, जबकि 11% इसमें जनसंख्या निवास करती है। अगला है पूर्वी मैदान। अगला कौन सा है? पूर्वी मैदान। यह 33 सागर का अवशेष है। 33 सागर का अवशेष है, जबकि इसका क्षेत्रफल 23.6% है, जबकि इसमें जनसंख्या 39% निवास करती है। राजस्थान का पूर्वी मैदान
सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व रखता है। 23.6% इसका क्षेत्रफल है, जबकि 39% इसकी जनसंख्या निवास करती है। यह 33 सागर का अवशेष माना जाता है। यह राजस्थान का भौगोलिक विभाजन 4 भागों में बांटा गया है। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जो प्रायद्वीपीय भारत या क्षेत्रफल 61% और जनसंख्या 40%। मध्यवर्ती अरावली प्रदेश प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, 9.1 या 9%, 10% यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। हाडोती का पठार या दक्षिणी पूर्वी पठार प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, 60% जनसंख्या और 11%, 7% क्षेत्रफल और 11% जनसंख्या निवास करती है। पूर्वी मैदान जो 33 सागर का अवशेष माना जाता है, 23.6% क्षेत्रफल है, 39% इसमें जनसंख्या निवास करती है। यह राजस्थान का भौगोलिक विभाजन है। कहीं राजस्थान में पठार है, तो कहीं राजस्थान में मैदान है, तो कहीं राजस्थान में पर्वत है। इस प्रकार से इनको भौगोलिक विभाजन को देखते हुए राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है। पहला पढ़ेंगे, इसको अगर मैप में देखें तो देखते हैं। अगर इसको मैप में देखते हैं तो देखो, यह राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, यह राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, यह राजस्थान की मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, यह राजस्थान की मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, जबकि यह राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी हाडोती का पठार, दक्षिणी पूर्वी हाडोती का पठार, और यह राजस्थान का पूर्वी मैदान, यह राजस्थान का पूर्वी मैदान। इसका क्षेत्रफल लगभग 61% है, 40% जनसंख्या निवास करती है। इसका क्षेत्रफल 7% है, 10% जनसंख्या निवास करती है। इसका क्षेत्रफल 23.6% है, 39% जनसंख्या निवास करती है। इसका क्षेत्रफल 7% के लगभग है, 11% इसमें जनसंख्या निवास करती है। यह टोटल राजस्थान का क्षेत्रफल यह जनसंख्या के आधार पर है। यह राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसको पहली बार देखते हैं। राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पहला राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पहला पॉइंट है भौगोलिक विभाजन में, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। राजस्थान का मरुस्थल विश्व का सबसे आबाद मरुस्थल है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है, सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। यह राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है। यह राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है। राजस्थान के मरुस्थल को सर्वप्रथम रुक्ष शब्द या रुक्ष क्षेत्र की संज्ञा डॉक्टर ईश्वरी सिंह के द्वारा दी गई। डॉक्टर ईश्वरी सिंह के द्वारा दी गई। सबसे पहले राजस्थान के मरुस्थल को रुक्ष शब्द या रुक्ष क्षेत्र की संज्ञा डॉक्टरी ईश्वरी सिंह के द्वारा दी गई है। तो राजस्थान का भौगोलिक विभाजन में पहला पॉइंट है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। यह राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है। राजस्थान के मरुस्थल को सर्वप्रथम रुक्ष शब्द या रुक्ष क्षेत्र की संज्ञा डॉक्टर ईश्वरी सिंह के द्वारा दी गई है। राजस्थान के मरुस्थल को ईश्वरी सिंह के द्वारा दी गई है। अगला देखते हैं। राजस्थान का मरुस्थल को
बालू के आधार पर राजस्थान के मरुस्थल को बालू के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, जिनको धोरे या धरियान कहते हैं। राजस्थान को बालू का स्तूप के आधार पर या बालू के आधार पर या धोरे या धरियान के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला पॉइंट है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप। दूसरा इसका पॉइंट है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। तीसरा इसका पॉइंट है बरखान। चौथा इसका सीप और 5वां स्टार या तारा। ये आकृति राजस्थान के मरुस्थल में बनती है। रेत में पवन के द्वारा अपर्दन या अपक्षय की क्रिया के द्वारा जो आकृति बनाई जाती है, ये आकृति बालू के आधार पर छोटे मोटे गड्ढे बनते हैं। उन गड्ढों से कई प्रकार की आकृतियाँ दिखाई देती, उनको कई भागों में या अपन कई प्रकार के रूपों में उनको दर्शाया गया है। पहला देखते हैं अपन राजस्थान को 3-4 भागों में देख लेते हैं। पहला है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। दूसरा अपन देखते हैं तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। तीसरा अपन देखते हैं बरखान। चौथा अगर अपन देखते हैं तो सीप। और 5वां अपन देखते हैं स्टार या तारा। ये निश्चयात्मक आकृति हैं। राजस्थान के मरुस्थल में अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, बरखान, सीप, स्टार और तारा। हवा की दिशा के समांतर बनने वाले बालू का स्तूपों को अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहते हैं। हवा के समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूपों को अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। बरखान अनुप्रस्थ बालू का स्तूपों को ही बरखान कहते हैं, लेकिन इनकी आकृति अर्धचंद्राकार या नवचंद्राकार होती है। सीप बरखान में एक भुजा का विकास हो तो सीप कहते हैं। स्टार यदि हवा की राजस्थान के मरुस्थल में हवा की दिशा निश्चित नहीं होती, चारों तरफ से ही हवाएं आती है, उस आकृति को अपन स्टार या तारा कहते हैं। ठीक है, तो पहला चेक करते हैं अपन अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। पहला पॉइंट कौन सा है? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। देखते हैं, पहला देखते हैं पॉइंट इसमें आकृति। भाई आकृति कैसी होती है? आकृति की अपन बात करते हैं अगर इसमें अनुदैर्ध्य आकृति, या अगला इसका नाम है पवनानुवर्ती। पवनानुवर्ती का होता है, अर्थ होता है पवन के अनुसार। पवनानुवर्ती या अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप का मतलब होता है पवन के अनुसार, अर्थात पवन जिस दिशा में चलेगी उस दिशा में जो आकृति बनेगी उसको कहेंगे अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप। यह लगभग कई बार LDC 2013-14 में भी पूछा गया है, क्योंकि कभी कभी इस टाइप से देकर ये इस टाइप से, ये इस टाइप से, नहीं तो इस टाइप से कभी कभी वो क्वेश्चन पूछ लेता है। भाई हवा की दिशा के समांतर या हवा की दिशा के अनुरूप कौन सा बालू का स्तूप बनेगा? वो अनुदैर्ध्य बनेगा। तो अनुदैर्ध्य को न देकर वो क्या देता है? पवनानुवर्ती, पवन के अनुसार। तो देखते हैं भैया आकृति, हवा की दिशा मान लेते हैं ये है, ये हवा की दिशा है। तो इस प्रकार से जो स्तूप बनेंगे उनको कहेंगे अपन बालू का स्तूप। तो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप इस प्रकार से बनेंगे। हवा की दिशा ये हो गई, ये पवन की दिशा मान लेते हैं, पवन की दिशा ये हो गई। इस प्रकार से जो बालू का स्तूप बनेंगे भैया उनको कहते हैं
अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। ये अस्तर होते हैं, अस्तर का मतलब मान लेते हैं, अभी ये मान लेते हैं ये बालू का स्तूप बन रहा है। यहाँ से हवा ने जोर लगाया, यहाँ से पवन ने, ये हवा पवन की दिशा ये, यहाँ से पवन ने बहुत ज़्यादा जोर लगा दिया तो ये यहाँ से उठ के इससे चला गया, तो ये किससे कहलाएगा? अस्तर भी कहलाता है, अस्तर भी कहलाता है। ठीक है, तो देखते हैं ये इस करके आकृति हो गई। देखो अगली चीज, हवा के समांतर, हवा के समांतर, हवा के समांतर बनने वाले बालू का स्तूप, बनने वाले बालू का स्तूप, बालू का स्तूप। हवा के समांतर, हवा की दिशा ये हो गई, इसके समान ये हो गया, तो हवा की दिशा के समांतर बनने वाले बालू का स्तूपों को अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप कहलाता है। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप, हवा की दिशा ये हो गई, इसके जो समांतर बनने वाले बालू का स्तूप है उनको क्या कहेंगे? अनुदैर्ध्य या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप कहेंगे। ये बात हो गई। अगला देखते हैं, इसमें दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट देखते हैं। दशाएं क्या होना चाहिए, इसके लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक है? कि भाई अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप के लिए क्या जरूरी है, इसके लिए कौन सी शर्त जरूरी है, कौन सी रेत होना चाहिए, किस प्रकार का क्षेत्र होना चाहिए, हवा की गति कैसी होना चाहिए, इसके लिए कुछ शर्तें दर्शाई गई है। पहले देखो, सघन रेत होना चाहिए, सघन रेत होना चाहिए। सघन रेत का मतलब होता है अधिकता रेत या अधिकता। रेत की क्या होना चाहिए? अधिकता। बहुत ज़्यादा रेत होना चाहिए। और उसकी क्या दूसरी है कंडीशन है, हवा तीव्र गति से चलना चाहिए, हवा तीव्र गति से चलना चाहिए। पहली शर्त हो गई सघन रेत होना चाहिए, रेत का एक ढेर होना चाहिए, बहुत सारे क्षेत्र में रेत होगी। और हवा जब तीव्र गति से, मान लेते हैं ऐसे बढ़ते हैं, देखो यहाँ चेक करते हैं, ये बहुत सारी रेत है, बहुत सारा क्षेत्र जो रेत का बना हुआ है। जब यहाँ से हवा चलेगी इसमें से तो ये रेत यहाँ से हट जाएगी। ये रेत यहाँ हटने के बाद में इस प्रकार से जो रेत जमा हो जाएगी उसको कहेंगे अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप। तो इसके लिए दशाएं हैं, सघन रेत होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में रेत होना चाहिए। दूसरी, हवा तीव्र गति से होना चाहिए, हवा की स्पीड, पवन की स्पीड या पवन की गति बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अगला देखते हैं, इसके लिए अगला देखते हैं, शर्त हो गई 3। अगली चौथी शर्त देखते हैं इसके लिए। तो चौथी शर्त ये है भैया, चौथी शर्त ये है, इनका निर्माण कहाँ होगा या इनका विकास कहाँ होगा? इनका विकास में होगा शुष्क मरुस्थल में। कहाँ होगा भैया? शुष्क मरुस्थल में इनका विकास होगा। शुष्क का मतलब होता है जहाँ पर बहुत सारी मात्रा में रेत है, वहाँ पर वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है, 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है, उसको कहेंगे शुष्क क्षेत्र में वो आता है। तो विकास इनका कहाँ होगा? शुष्क मरुस्थल में होगा। दूसरी बात करते हैं, ये पहले, इसके बाद में बात हो गई तीसरी, चौथी, 5वें नंबर की। ये अस्तर होते हैं, ये कैसे होते हैं? अस्तर होते हैं। और छठे नंबर की बात है, इनकी संख्या सर्वाधिक होती है। संख्या क्या होती है? सर्वाधिक होती है। इनकी संख्या क्या होती है? सर्वाधिक होती है। सुनो भैया, पहले आकृति को देखें, आकृति ऐसी बना दी। दूसरी देखते हैं, हवा के समांतर बनने वाले बालू का स्तूपों को अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप कहा जाता है। अगला पॉइंट, इसके लिए दशाएं, सघन रेत होना चाहिए, बहुत सारी रेत होना जरूरी है, आवश्यक है कि जब बहुत ज़्यादा रेत नहीं होगी वहाँ पर अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप का विकास नहीं होगा। हवा की गति तीव्र होना चाहिए, हवा या पवन की स्पीड बहुत ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए। इनका विकास कहाँ होगा? इसका विकास कौन से मरुस्थल में होगा, कौन से मरुस्थल में नहीं होगा? जहाँ पर शुष्क मरुस्थल होगा। राजस्थान को मरुस्थल को दो भागों में 25 सेंटीमीटर वर्षा, दो भागों में आगे आ रहा है वो बता देंगे। तो 25 सेंटीमीटर वर्षा से कम होती है उस क्षेत्र को शुष्क,
और 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है उसको अर्ध शुष्क कहते हैं, एरिड और सेमी एरिड कहते हैं। इनका विकास, तो भैया इनका विकास के बाद में इसमें विशेष पॉइंट रह गए। विशेष पॉइंट मान लो, एक तो अस्तर होते हैं, इनमें गति होती है, अर्थात इनका ये स्तर नहीं रहते। संख्या सर्वाधिक रहेगी। संख्या का मतलब जैसे बहुत सारा क्षेत्र है, बहुत सारे क्षेत्र में धो हवा चल गई, ये गड्ढा सा बन गया, इधर रेत जमा हो गई, फिर इधर गए इधर, तो बहुत सारा क्षेत्र में जब बहुत सारे आकृति ऐसी बन जाती है, मान लेते हैं ये रेत है, ये रेत का क्षेत्र रहा, अब ये रेत यहाँ से उठ के ऐसे जमा हो गई, ये लो, इधर भी ये जमा हो गई, ये लो, इधर भी जमा हो गई, ये लो, तो बहुत सारी, तो इनकी संख्या कैसे होती है भैया, बहुत सारी इनकी संख्या होती है, बहुत सारी। अस्तर होते हैं, अस्तर का तो यहाँ से बहुत तेज हवा चल गई, आगे उठ गया और आगे चले जाएंगे, और तेज हवा चल गई और आगे उठ जाएंगे, तो ये अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप या पवनानुकृति बालू का स्तूप। आप इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, लेकिन आप पढ़ते समय अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप या पवनानुकृति बालू स्तूप ये बहुत ज़्यादा डिटेल में बता दिए हैं मैंने। आप पेन और कॉपी लेकर अपने साथ ज़रूर बैठे, नहीं तो इन चीज़ों का पढ़ना उचित नहीं है। ये YouTube वीडियो पहले भी मैंने राजस्थान की स्थिति और विस्तार को बताया था, उसको आप देखना, नया है समझ में तो मेरे को बताना। ये राजस्थान का भौगोलिक विभाजन का टॉपिक चल रहा है, तो राजस्थान का भौगोलिक विभाजन लगभग सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। लगभग मैंने एक भी चीज़ इसमें छोड़ी नहीं है, बहुत डिटेल से मैंने पढ़ा है मेरे नॉलेज के अनुसार। लेकिन आप पेन और कॉपी ज़रूर लें, उसके बाद में आप AMG के बटन को YouTube को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ये ध्यान रखना। अगला देखो, विकास हो गया, ये इसकी विशेष दशाएँ हो गई, अस्तर होते हैं, संख्या में सर्वाधिक होते हैं, इनका ध्यान रखना। अगला देखते हैं, ये आगे समझ में, अगला देखते हैं। हो गया क्लियर? अगला देखो, अगला देखते हैं तो कौन सा है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अगला कौन सा है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अगला कौन सा है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। इसकी पहली चीज़ देखते हैं आकृति। भाई इसकी आकृति होती कैसी है, इसकी आकृति होती भैया ये दिशा मान लेते हैं, तो इसकी आकृति लगभग इस टाइप की होती है। इसकी आकृति किस टाइप की होती है, ये टाइप, ये हवा की दिशा हो गई। उसके बाद में देखते हैं ये कैसे बनते हैं, हवा के समकोण, हवा के समकोण या लंबवत, हवा के समकोण या लंबवत बनने वाले बालू का स्तूप। हवा के समकोण या लंबवत बनने वाले बालू का स्तूप, बालू का स्तूप। हवा के समकोण या लंबवत बनने वाले बालू का स्तूपों को अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। ये समकोण, ये 90 डिग्री का एंगल, लंबवत ये भी 90 डिग्री का एंगल, इस प्रकार से बनने वाले बालू का स्तूपों को अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं, जो हवा की दिशा के लंबकोण पर, समकोण पर या लंबवत बनता है। इसके बाद में दूसरी इनकी शर्त क्या है या दशाएं क्या है, वो चीज़ देखते हैं। दशाएं क्या है, एक तो इसमें अवरोध का ज़रूरी है, अवरोध का होना, अवरोध होना इसमें ज़रूरी है। अवरोध का मतलब देख करते हैं, जैसे कोई झाड़ी फाड़ी आ गई, जैसे मान लेते हैं ये झाड़ी आ गई, ये झाड़ी यहाँ पर है, जैसे यहाँ मरुस्थल है ये क्षेत्र, इसमें जैसे हवा चलती रहेगी तो ये सारी हवा और रेत है, रेत हवा के साथ उड़ के यहाँ पर आ जाएगी और इस प्रकार की आकृति का निर्माण कर देगी, जिसको थोड़े ऐसी हो सकती है, लगभग समकोण या लंबवत है, लगभग में है, कोई जरूरी नहीं 90 एंगल का कोण ही बनाए, लेकिन ये प्रकृति का है। तो भैया यहाँ से जो रेत उठकर यहाँ चली जाएगी, इस प्रकार से जो आकृति बनेगी उसको कहेंगे अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। कौन सा कहेंगे, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। हवा के समकोण पर कहो या लंबवत कहो, इसके लिए अवरोध होना जरूरी है। शर्त रखी गई, दशाएं हैं कि राजस्थान में अनुप्रस्थ जो बालू का स्तूप सारा में भी बनते हैं
राजस्थान में भी, अरब के मरुस्थल में भी बनते हैं। कारवा, गारवो कई तरह के नाम से जानते हैं। इनके बीच में जो रास्ता गुजर को कारवा या नेवका भी कहते हैं। तो आकृति हो गई। दशाओं की बात होता है अवरोध होना चाहिए, वहाँ पर किसी प्रकार का कुछ अवरोध, झाड़ी हो जाए, किसी प्रकार का कोई और चीज़ आ गई तो इस प्रकार का अवरोध होगा, वहाँ पर बालू का स्तूप बनेगा नहीं, बनेगा नहीं। ठीक है, अगली चीज़ देखते हैं। अगली चीज़ देखते हैं इसमें। तो इसमें ये कह रहा है कि भैया अवरोध होना चाहिए, हवा की जो गति है मंद होना चाहिए, मंद हवा। हवा अगर तेज चलेगी तो वो रेत वहाँ है जहाँ से भी उड़ जाएगी। मान लेते हैं ये ऐसे बन रहा है, हवा आराम से यहाँ चल रही है, हवा मंद गति से हो गई, हवा की जो स्पीड है कम हो गई, तो यहाँ से जो हवा उठ के यहाँ चली गई आराम से। लेकिन जब हवा की स्पीड बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाती है तो यहाँ से जो रेत उठाएगी उठ के बाहर चली जाएगी। तो इस प्रकार से इस जो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है, अगर हवा की मात्रा तीव्र है तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि जब यहाँ पर रेत की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो जब हवा स्पीड ज़्यादा है तो यहाँ से रेत उठाने के बाद में उस जो अवरोध है उससे दूर डाल देगी। तो दूर जब डाल देगी वो हवा को, तो इस प्रकार की आकृति बनेगी नहीं, तो उसको हम अनुप्रस्थ नहीं कहेंगे। इसका जो विकास होता है भैया, जो इसका विकास होता है, इसका विकास वहाँ होता है अरावली के पश्चिमी तट पर। अरावली के पश्चिमी तट पर इसका विकास होता है। इसका विकास होता है अरावली के पश्चिमी तट पर। इनका विकास कहाँ होगा? अरावली के पश्चिमी तट पर होगा। अगला देखते हैं। एक बात ये कि स्तर होते हैं, इनके लिए विशेष पॉइंट क्या है, ध्यान रखना भैया। ये स्तर होते हैं। स्तर कैसे होते हैं? स्तर होते हैं। स्तर का मतलब एक जगह पर रहते हैं। जैसे ही यहाँ पर अवरोध आ गया, अवरोध आने के बाद में रेत जमा हो जाएगी, और रेत जमा होने के बाद में ये जो रेत जमी हुई है उस जगह पर, उसके आगे नहीं जाएंगे। अर्थात ये स्तर नहीं है, ये अनुदैर्ध्य की तरह नहीं है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप क्या है? स्तर है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप क्या है? स्तर है। ये विशेष पॉइंट है। इनका विकास अरावली के पश्चिमी तट पर होगा। अरावली जैसे अपना अरावली है और आगे बता रहा हूँ मैं, अरावली के पश्चिमी तट पर इनका क्या होगा? विकास होगा। अगला एक बार और देख लो। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, इनकी आकृति की बात करें तो इस प्रकार की होती है। हवा के समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूपों को अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। दशाएं अवरोध मंद होना चाहिए। दशाएं का मतलब, इनका मतलब महत्वपूर्ण शर्त ये रखी गई है कि इसके लिए अवरोध होना चाहिए और मंद हवा चलना चाहिए, हवा की स्पीड तेज नहीं होना चाहिए। उसके बाद में इनका विकास अरावली के पश्चिमी तट पर होगा। स्तर रहते हैं ये। इनका विशेष महत्वपूर्ण पॉइंट ये ध्यान रखना कि अनुप्रस्थ बालू का स्तूप स्तर रहते हैं। कैसे रहते हैं? स्तर रहते हैं। अगला चेक करते हैं अपन बरखान। अगला कौन सा है? 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 बरखान। चेक करते हैं भैया बरख। अगला बरखान। देखो भैया इसकी आकृति चेक करते हैं। हवा की दिशा ये है। हवा की दिशा या पवन की दिशा ये है। ये आकृति नवचंद्राकार या अर्धचंद्राकार कहलाती है। नवचंद्राकार या अर्धचंद्राकार हवा के समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप, ये अनुप्रस्थ बालू का स्तूप ही होते हैं, लेकिन इनकी आकृति की वजह से इनको अर्धचंद्राकार या नवचंद्राकार इसलिए क्या कहते हैं? बरखान कहते हैं। बरखान एक तुर्की भाषा का शब्द है। तुर्की भाषा का शब्द है। बरखान एक तुर्की भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बालू की पहाड़ी। बालू का मतलब रेत, पहाड़ियाँ। बरखान एक तुर्की भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बालू की पहाड़ियाँ। आगे बात समझ में। बरखान
कौन सी भाषा का शब्द है? तुर्की का, जिसका अर्थ होता है बालू की। यह आकृति बरखान में हवा की दिशा के समांतर हो गई, या हवा दिशा के लंबवत हो गई। नवचंद्राकार या अर्धचंद्राकार हो गई। यह आकृति क्या कहलाती है? बरखान कहलाती है। अगला देखो, सीप। यदि बरखान में एक भुजा का ही विकास हो, ये मान लेते हैं, ये भुजा है ही नहीं और ये भुजा है, तो ये क्या कहलाएगी? सीप। जहाज होती है उस तरह की आकृति सीप, इसलिए क्या कहलाती है? सीप। जब बरखान में एक भुजा का ही विकास हो तो वो क्या कहलाती है? सीप का आकृति कहलाती है। सीप, बरखान में दोनों भुजाओं का विकास हो रहा है। अगर इस भुजा में एक भुजा हटा दी जाए और ये भुजा को ऐसे कर दिया जाए तो इस प्रकार की जो आकृति बनती है सीप, जहाँ जैसी आकृति बनती है, इसलिए क्या कहते हैं? इसको सीप कहते हैं। एक आकृति और तारा या स्टार, एक आकृति को और देखते हैं, तारा या स्टार। तारा या स्टार। हवा की कोई, राजस्थान के मरुस्थल में हवा की कोई दिशा निश्चित नहीं होती। राजस्थान के मरुस्थल में, राजस्थान के मरुस्थल में हवा की दिशा निश्चित नहीं होती। राजस्थान के मरुस्थल में हवा की दिशा कोई निश्चित नहीं होती, उसको क्या कहते हैं? स्टार या तारा। ऐसे कई प्रकार से हवाएं आती है, इसको स्टार या तारा कहते हैं। राजस्थान के मरुस्थल में जो बालू के द्वारा आकृति बनती है उसको स्टार या तारा कहते हैं। इसमें हवा की कोई दिशा निश्चित नहीं होती, हवा किसी प्रकार की भी चल सकती है, इसमें हवा की कोई दिशा निश्चित नहीं होती, इसलिए इसका निर्माण स्टार या तारा कहलाता है। कहीं तरह से हवा आती है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से, चारों तरफ से हवाएं आती है और राजस्थान के मरुस्थल में जो आकृति बनती है उसको स्टार या तारा कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में देता है, ध्यान रखना, बड़ी बारीकी से पढ़ें। आगे देखते हैं। देखो भैया, राज्य में मरुस्थल दो प्रकार के पाए जाते हैं। राज्य में मरुस्थल दो प्रकार के पाए जाते हैं। मरुस्थल दो प्रकार के हैं। एक पाया जाता है उष्ण प्रकार का, एक पाया जाता है शीतोष्ण प्रकार का। दो प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं, एक उष्ण प्रकार का है और दूसरा शीतोष्ण प्रकार का है। उष्ण प्रकार का मरुस्थल का मतलब होता है जो 23 डिग्री, 23.5, 30 मान लेते हैं, 20 से 30 डिग्री एन और एस। राजस्थान, ये जैसे ग्लोब है अपना, 1 2 3 रेखाएं खींच ली, ये कर्क रेखा है, ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री और ये मकर रेखा है। इन दोनों पे डेजर्ट पाए जाते हैं, मरुस्थल पाए जाते हैं। तो इनसे लेकर ये जो टोटल क्षेत्र है वो उष्णकटिबंध में आता है। तो यहाँ से लेकर यहीं इन दोनों रेखाओं पे जो क्षेत्रफल, जो मरुस्थल मिलेंगे उनको उष्ण मरुस्थल कहते हैं। 20 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच में नॉर्थ और साउथ, उत्तरी और दक्षिणी, क्योंकि भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग उत्तरी कहलाएगा और भूमध्य रेखा के नीचे का भाग दक्षिणी कहलाएगा। तो इसलिए राजस्थान में जो उष्ण मरुस्थल मिलेंगे कहीं भी दुनिया में, विश्व में कहीं भी, तो जो ऊपर वाले हैं उनको तो आएंगे नॉर्थ में और जो नीचे वाले हैं उनका आएंगे साउथ में। तो जो उष्ण मरुस्थल उनमें या तो मिलेगी आपको रेत या मिलेगा पत्थर, या तो मिलेगी उनमें रेत या मिलेगा उनमें पत्थर। तो उष्ण मरुस्थल या शीतोष्ण मरुस्थल, इसमें देख ये 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक होते हैं। इनके ऊपर हिम आवरण पाया जाता है, हिम आवरण पाया जाता है। हिम आवरण पाया जाता है जो राज्य में नहीं है, राज्य में नहीं है अर्थात राजस्थान में नहीं है। अर्थात ये जो शीतोष्ण मरुस्थल है वो राजस्थान में ही नहीं है।
राजस्थान में किस प्रकार का मरुस्थल है या भारत में किस प्रकार का मरुस्थल है? उष्ण प्रकार का मरुस्थल है। किस प्रकार का मरुस्थल है? उष्ण प्रकार का। राज्य में 2 प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं, उष्ण पाया जाता है, शीतोष्ण पाया जाता है। 20 से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य उत्तरी और दक्षिण में तो रेत मिलेगी, उसको उष्ण मरुस्थल कहें, या तो रेत मिलेगा या पत्थर मिलेगा। शीतोष्ण मरुस्थल 66.5 से 90 डिग्री तक इनमें हिमावरण होता है, अर्थात इनके ऊपर बर्फ रहती है, जो राज्य में नहीं है, अपने राजस्थान में नहीं है। ठीक है, अगला चेक करते हैं। अगला देखते हैं भैया, तो बनावट के आधार पर मरुस्थल को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 3। बनावट के आधार पर, अर्थात उनकी बनावट कैसी है, उनकी संरचना कैसी है, उनमें कौन कौन से प्रक्रम काम करते हैं, उनमें बालू की मात्रा ज़्यादा है, पर्वत ज़्यादा है, पठार ज़्यादा है, या वहाँ पर कई प्रकार की भूरी मिट्टी का प्रसार है। तो बनावट के आधार पर राजस्थान के मरुस्थल या विश्व के दुनिया भर के जो मरुस्थल है उनको 3 भागों में बांटा गया है। ये करते हैं कौन कौन सा। पहला देखो, ईर्ग का मतलब होता है रेत। ईर्ग का मतलब क्या? रेतीला मरुस्थल। ईर्ग का मतलब क्या होता है? रेत। और ईर्ग का मतलब रेतीला, और रेतीला मरुस्थल कहाँ है? तो बनावट के आधार पर 3 परिवार में उनकी भाषा ईर्ग दी गई है। ईर्ग का मतलब होता है रेतीला, अर्थात रेतीला मरुस्थल कहाँ है। अगला चेक करते हैं, हम्बादा का मतलब होता है पथरीला मरुस्थल। पथरीला का मतलब होता है जो इसमें पत्थर मिलेंगे, बड़े बड़े बोल्डर मिलेंगे। अगला होता है रेग का मतलब होता है भैया मिश्रित मरुस्थल। रेत का मतलब क्या होता है? मिश्रित मरुस्थल। राजस्थान के मरुस्थल में लगभग रेतीला जो भाग है वो पाया जाता है 58.50%। राजस्थान के मरुस्थल में 58.50% भूभाग तो रेतीला है, जबकि हम्बादा और रेग का विस्तार कितना है? 41.50%। ध्यान रखना भाई, क्वेश्चन पूछ लिया कि राजस्थान के मरुस्थल में बालू का स्तूप मुक्त कितना प्रदेश है? बालू का स्तूप मुक्त बालू कितने पे हैं? 58.50% पे बालू का है, जबकि 41.50% बालू का मुक्त प्रदेश है। तो राजस्थान के मरुस्थल को या विश्व के मरुस्थल को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में। पहला कौन सा? ईर्ग का मतलब रेतीला मरुस्थल। दूसरे का मतलब क्या होता है? हम्बादा का मतलब पथरीला मरुस्थल। और तीसरा का मतलब होता है रेग का मतलब मिश्रित का मतलब जिसमें आपको रेत भी मिलेगी और जिसमें आपको पत्थर भी मिलेंगे। दोनों के मिक्सचर रूप को क्या कहते हैं? रेग मरुस्थल की भाषा में, जबकि इसका अर्थ क्या होता है? मिश्रित मरुस्थल। तो राजस्थान के रेतीला भाग 58.50% भाग है, पथरीला प्लस मिश्रित अतः रेत प्लस पत्थर दोनों 41.50% भूभाग पर विद्यमान है। आगे बात समझ में। तो राजस्थान में मरुस्थल इस प्रकार के, विश्व के दुनिया भर के जो हार्ड डेजर्ट पाए जाते हैं वो इस प्रकार के हैं। देखो अगला देखो, राजस्थान के मरुस्थल को देखो भाई, राजस्थान के मरुस्थल को राजस्थान के ये मरुस्थल रहा। राजस्थान की आकृति पतंगाकार है, पतंग के समान है। इस प्रकार का जो डायग्राम बना है वो राजस्थान की आकृति को लेकर है। तो राजस्थान का मरुस्थल ये रहा, ये राजस्थान का मरुस्थल है। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल कहलाता है, जो लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इतना क्षेत्रफल राजस्थान का मरुस्थल का है, जो लगभग इतने क्षेत्रफल फैला हुआ है। राजस्थान के मरुस्थल को
25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान को, मरुस्थल को 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा दो भागों में विभाजित करती है। समवर्षा रेखा 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा का अर्थ होता है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, समवर्षा रेखा, इसका अर्थ होता है समवर्षा रेखा का ग्लोब पर समान वर्षा वाले बिंदु को मिलाने वाली रेखा समवर्षा रेखा या आइसोहाइट कहते हैं। समवर्षा रेखा या आइसोहाइट कहते हैं। ग्लोब पर या मानचित्र पर समान वर्षा वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा समवर्षा रेखा 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, जो राजस्थान के मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। इधर वाला क्षेत्र है इसमें 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी और इधर वाला जो क्षेत्र है उसमें 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होगी। इधर वाला जो क्षेत्र है उसमें 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होगी, इधर वाला जो क्षेत्र है उसमें 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी। तो राजस्थान के इस क्षेत्र को यहाँ पर जो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, इधर वाला क्षेत्र कहलाएगा शुष्क मरुस्थल, इधर वाला कहलाएगा शुष्क मरुस्थल और इधर वाला जो कहलाएगा अर्ध शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल। इधर वाला जो क्षेत्र कहलाएगा शुष्क मरुस्थल और इधर वाला जो कहलाएगा अर्ध शुष्क मरुस्थल। एरिड और सेमी एरिड। देखो भैया, शुष्क मरुस्थल को दो भागों में बांटा जाता है। शुष्क मरुस्थल है अपना, इसको दो भागों में बांटते हैं। शुष्क का मतलब होता है बिल्कुल सूखा, जहाँ पर वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है, 10 से 15 सेंटीमीटर के लगभग। शुष्क मरुस्थल को दो भागों में बांटा गया है। शुष्क मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया? दो में। देखो भाई, एक तो होता है बालू का स्तूप मुक्त और एक होता है बालू का स्तूप युक्त। देखो भैया, बालू का स्तूप युक्त, युक्ता मतलब होता है रेत, जहाँ पर रेत है, रेत। बालू का स्तूप युक्त का मतलब वहाँ पर रेत है। और एक होता है बालू का स्तूप युक्त मुक्त, ये तो युक्त हो गया। ये बालू का स्तूप युक्त मुक्त, ये मुक्त हो गया। ठीक है, तो मैंने बताया बालू का स्तूप मुक्त। युक्त का मतलब हो गया जो कच्छ के रण से लेकर और पाकिस्तान, ये पाकिस्तान की बॉर्डर है, इसके सारे जो मरुस्थल पाया जाता है वो बालू का स्तूप युक्त है। कैसा है? युक्त है। जिसका प्रतिशत मैंने पहले बता दिया, 58.50% भूभाग पर बालू का स्तूप मुक्त युक्त राजस्थान का प्रदेश है, जबकि 41.50% भूभाग पर बालू का स्तूप क्या है? मुक्त है, अर्थात बालू नहीं पाई जाती। तो इस प्रकार का क्षेत्र है ये। बालू का स्तूप युक्त, युक्त का मतलब बालू है और बालू का स्तूप मुक्त का मतलब बालू नहीं है। तो बालू राजस्थान में कौन सी जगह नहीं है? राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर की जो बॉर्डर बनी हुई है, ये क्षेत्र जैसलमेर जो बाड़मेर की बॉर्डर बनी हुई है, इस क्षेत्र ये बालू का स्तूप मुक्त है भैया। बालू का स्तूप मुक्त है ये। यहाँ पर अपसादी चट्टान मिलेगी। कैसी चट्टान मिलेगी? जो जुरासिक काल की है, जुरासिक काल की है। आकलवुड फॉसिल पार्क के यहाँ अवशेष भी मिलते हैं। आकलवुड फॉसिल पार्क, आकलवुड यहाँ पर कैसी पूछ लेता है कि राजस्थान के मरुस्थल में कौन सी जगह अपसादी चट्टान मिलेगी भाई? तो राजस्थान के मरुस्थल में तो तेल डीजल के लिए बचभद्रा बाड़मेर में इधर रिफाइनरी लगाई जा रही है और हमेशा डीजल पेट्रोल जीवाश्म में, चट्टान रॉक्स में या अपसादी या मेटामॉर्फिक रॉक्स में हमेशा मिलते हैं। तो जीवाश्म जो अपसादी चट्टानें कहाँ मिलेगी? राजस्थान के जो जैसलमेर वाला क्षेत्र है, लाठी श्री क्षेत्र में, यहाँ पर कुछ हल्की फुल्की घास भी उग जाती है जिनको मरुद्यान भी कहते हैं। कोलाय जिसका बहुत अच्छा उदाहरण है। तो इस प्रकार के जो राजस्थान के मरुस्थल छोटी मोटी जो घासें उगती है उनको मरुद्यान कहते हैं। ठीक है, तो उनको कोलायत माना जाता है। एक चंदन नलकूप जिसको जैसलमेर में थार का दर्रा कहते हैं। तो इस प्रकार से राजस्थान के मरुस्थल को शुष्क के आधार पर
दो भागों में बांटा गया। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा ऐसे बांट रही है राजस्थान के। राजस्थान को दो भागों में 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा बांटती है। राजस्थान को, ध्यान रखना भाई, राजस्थान को का मतलब हो गया ये राजस्थान रहा, इसको दो भागों में कौन बांटेगी? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान के मरुस्थल को दो भागों में बांटती है, जबकि 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान के मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। अंतर है दोनों। ध्यान रखना, बालू का स्तूप युक्त या 58 पॉइंट पटवारी में क्वेश्चन पूछ लिया, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान रखना भाई इनका। ये क्षेत्र बालू का स्तूप युक्त हो गया, बालू का स्तूप मुक्त। अर्ध शुष्क जो अपना अर्ध शुष्क है इसको चार भागों में बांटा गया है। अर्ध शुष्क है इसको कितने भागों में बांटा गया भैया? चार भागों में बांटा गया है। अर्ध शुष्क में पहला होता है, यहाँ पर चेक करते हैं अपन, तो पहला है घग्गर का मैदान, घग्गर का मैदान पहला कौन सा है? दूसरा है शेखावाटी अंतः प्रवाही क्षेत्र, शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र। तीसरा जो है वो है नागौर उच्च भूमि, नागौर उच्च भूमि। और चौथा जो है वो है लूनी बेसिन, लूनी बेसिन। इस प्रकार शुष्क को दो भागों में बांटा गया है। जो कच्छ के सारे वो तो कहलाएगा बालू का स्तूप युक्त, और जो जैसलमेर, बाड़मेर और नागौर इनकी सीमा पे बना हुआ वो कहलाएगा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। वहाँ पर बालू नहीं पाई जाती इस क्षेत्र में, अपसाडी चट्टानें मिलेगी। इसके बाद में अर्ध शुष्क के आधार पर घग्गर का मैदान, शेखावाटी का अंतः प्रवाह क्षेत्र, नागौर उच्च भूमि और लूनी बेसिन चार भागों में बांटा गया है। किसको? ये भैया भौगोलिक विभाजन है अर्ध शुष्क क्षेत्र का। घग्गर का मैदान की बात करते हैं तो घग्गर के मैदान में 8 से 10 फीट नीचे चूने की एक विशाल परत पाई जाती है। 8 से 10 फीट नीचे चूने की विशाल परत पाई जाती है। 8 से 10 फीट नीचे चूने की विशाल परत पाई जाती है। जो पानी जाता है चूने में तो नहीं बहता है और चूने की परत के नीचे बहता है। इस वजह से यहाँ पर जो चूने के नीचे बहता है तो सना सना पानी की मात्रा ऊपर आ जाती है और एक बहुत सारा एरिया दलदल में परिवर्तित हो जाता है। और दलदल में परिवर्तित होने से वहाँ पर सेम की समस्या आ जाती है। सेम की समस्या को रोकने का सबसे बड़ा उपाय ये है, सेम की समस्या को रोकने का सबसे बड़ा उपाय ये है, या तो जल निकासी कर दी जाए या यूकेलिप्टस सफेदा के पेड़ लगा दिए जाएं। यही एक दो उपाय हैं, ध्यान रखना भाई। पहला है घग्गर का मैदान, घग्गर का मैदान। घग्गर का मैदान की पहली विशेषता है 8 से 10 फीट नीचे चूने की विशाल परत पाई जाती है। चूने की विशाल परत मिलेगी आपको, चूने की विशाल परत मिलेगी। जो क्या जल प्रवाहित होता है वो नीचे होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, सने सने ऊपर बन जाता है। जब पैर रखेंगे अपन तो दलदल क्षेत्र बन जाता है। इस कारण से वहाँ पर सेम की समस्या रहती है। इंदिरा गांधी के आसपास गंगानगर बीकानेर में सेम समस्या, सेम की समस्या रहती है। इसके उपाय के लिए या तो जल निकास प्रणाली की जाए, जल निकास प्रणाली की जाए, या फिर यूकेलिप्टस के पेड़ लगाएं, यूकेलिप्टस के पेड़ लगाएं या यूकेलिप्टस के पेड़ लगाए जाएं। दो ही भैया इनकी महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला देखते अंतः प्रवाह शेखावाटी क्षेत्र। इसकी भी यही है भैया कि यहाँ पर विशाल परत पाई जाती है चूने की। इसकी वजह से यहाँ पर अंतः जो शेखावाटी क्षेत्र है उन कुओं को, वहाँ पर जो कृत्रिम कुएं बनाए जाते हैं उनको जोहड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? जोहड़ कहते हैं। जो कृत्रिम कुएं बनाए जाते हैं शेखावाटी क्षेत्र में उनको क्या कहते हैं? जोहड़ कहते हैं। अगला देखो नागौर उच्च भूमि।
नागौर और अजमेर की सीमा पर, नागौर और अजमेर की सीमा पर एक कुबड़ पट्टी पाई जाती है, कुबड़ पट्टी, जिसको बंका पट्टी भी कहते हैं, बंका पट्टी भी कहते हैं। यहाँ पर क्या नागौर की इस जो ज़मीन है, इस क्षेत्र में नमक की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, जिसमें फ्लोरोसिस रोग हो जाता है, जिससे हड्डियाँ मुड़ जाती है, दांत पीली पड़ जाते हैं। इसको फ्लोरोसिस रोग कहते हैं। इसको कुबड़ पट्टी या बंका पट्टी भी कहते हैं। अजमेर और नागौर सीमा पे ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कुबड़ पट्टी कहाँ है? अजमेर और नागौर दोनों की सीमा पे, अजमेर और नागौर, ठीक है। तो ध्यान रखना, ज़्यादातर अगर ऑप्शन में आ जाए तो अजमेर ही करना है, नागौर नहीं करना, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला कौन सा? लूनी बेसिन। लूनी का जो क्षेत्र है, जो लूनी बेसिन है भैया, लूनी जो बेसिन है, लूनी क्या, लूनी नदी पश्चिमी राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, पश्चिमी राजस्थान की महत्वपूर्ण नदी है। और बालोतरा जो बाड़मेर वाला क्षेत्र है, बालोतरा बाड़मेर, ये क्षेत्र क्या अचानक से नीचा है। जब इसमें बहुत ज़्यादा बाढ़ का पानी आता है, लूनी में बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाती है, तो बालोतरा बाड़मेर तलहटी से थोड़ा नीचे है, इस वजह से यहाँ पर क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। तो ये इसमें महत्वपूर्ण चीज़ है। बालोतरा जो बाड़मेर वाला क्षेत्र है, ये थोड़ा नीचा है, इस यहाँ पर बाढ़ आ जाती है, इस वजह से ये लूनी बेसिन कहलाता है। ये राजस्थान का भौगोलिक विभाजन हुआ शुष्क और अर्ध शुष्क। शुष्क में बालू का स्तूप युक्त आ गया और बालू का स्तूप मुक्त आ गया। उसके बाद में अर्ध शुष्क में घग्गर का मैदान आ गया, उसके बाद में शेखावाटी क्षेत्र आ गया, उसके बाद में लूनी बेसिन आ गया और उसके बाद में नागौर उच्च भूमि आ गया। ये सारे क्षेत्र अर्ध शुष्क और शुष्क के आधार पर। उसके बाद में रीट के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान रखना, रीट की जो तैयारी करने वाले हैं उनके लिए राजस्थान में जल संरक्षण, जो राजस्थान के मरुस्थल में जल संरक्षण है, जो राजस्थान के मरुस्थल में जल संरक्षण की विधियां हैं, जल संरक्षण की विधियां, जल संरक्षण की विधियां, जल संरक्षण की विधियां। देखो भाई, जल संरक्षण की विधियां में पहला देखो मर्रो या तल्ली, मर्रो या तल्ली, मर्रो या तल्ली। पहला टॉपिक है जल संरक्षण की विधियां। राजस्थान के मरुस्थल में जल संरक्षण की कई विधियां हैं। सारी विधि यहाँ पर आपको मिलेगी, सारी विधि में डिटेल बता रहा हूँ, कैसे बनती है कैसे नहीं बनती, हर डिटेल आपको मिलेगी यहाँ पर। सारी विधियों की चर्चा मैं कर रहा हूँ। ये मर्रो और तल्ली सबसे महत्वपूर्ण, इसको थोड़ा समझ लेना। पवन के अपर्दन के द्वारा, पवन या हवा के अपर्दन के द्वारा छोटे बड़े गड्ढों को, छोटे बड़े गड्ढों को मर्रो या तल्ली कहते हैं। पवन के या हवा के अपर्दन के द्वारा जो छोटे छोटे गड्ढे बनते हैं, छोटे छोटे गड्ढे, उनको क्या कहते हैं? मर्रो या तल्ली कहते हैं। थोड़ी स्टोरी में ने जो राजस्थान का भौगोलिक विभाजन शुरू में बताया था, उसमें जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश बताया था, वो भैया 33 सागर का अवशेष है, प्रायद्वीपीय भारत का नहीं है। 33 सागर का अवशेष है, प्रायद्वीपीय भारत का नहीं है। सॉरी, मेरे से गलती हो गई थी उसमें। तो वो 33 सागर का अवशेष है, प्रायद्वीपीय भारत का नहीं है, ठीक है। अगला, अब यह मर्रो या तल्ली, पवन या हवा अपर्दन के द्वारा छोटे बड़े गड्ढों को क्या कहते हैं? मर्रो या तल्ली कहते हैं। अब देखो अगला, मर्रो या तल्ली, रन या टाँट। रन या टोंट किसे कहते हैं? मर्रो या तल्ली में ऐसे लिख लेते, वर्षा का जल जब मर्रो या तल्ली में भर जाता है, मर्रो या तल्ली में भर जाता है, तो अस्थायी झील बन जाती है, अस्थायी झील बन जाती है, जिसको
रन या टोंट कहा जाता है। मर्रो या तल्ली में छोटे बड़े गड्ढे बनते हैं, उन गड्ढों को मर्रो तल्ली। जब इसमें वर्षा का जल भर जाता है तो उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रन या टोंट कहते हैं। अगला देखो, दो गई विधि, तीसरी देखो। तीसरी देखो, थली या तली, थली या तली। तीसरी विधि थली या तली। जो राजस्थान का मरुस्थल है, मरुस्थल का ढाल उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की तरफ है। राजस्थान का मरुस्थल का जो ढाल है उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर है। तो राजस्थान का उत्तर का भाग ऊंचा है जिसको थली कहते हैं, और दक्षिण का भाग नीचा है जिसको तली कहते हैं, तली। थली या तली। मरुस्थल का ढाल उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर है। उत्तर का भाग थोड़ा ऊंचा है, उसको थली कहते हैं, और दक्षिण का भाग थोड़ा नीचा या निम्न है, उसको तली कहते हैं। अगला देखो चौथा, अगला चौथा देखो। उसके बाद में अगला देखो चौथा, आगोर। आगोर राजस्थान के मरुस्थल में संरक्षण की ये भी विधि आगोर। मरुस्थल में ढाल नुमा आंगन, मरुस्थल में ढाल नुमा आंगन क्या कहलाता है? आगोर कहलाता है। ढाल नुमा आंगन क्या कहलाता है? मरुस्थल में ढाल नुमा आंगन क्या कहलाता है? आगोर कहलाता है। अगला देखो टांका। अगला देखो टांका। घरेलू उपयोग के लिए जल संचय करना। घरेलू उपयोग के लिए जल संचय करना टांका कहलाता है। अगला देखो तीसरा है नाड़ी। तीसरा कौन सा है? नाड़ी। पालतू पशुओं के लिए जल संचय करना। पशुओं के लिए जल संचय करना क्या कहलाता है? नाड़ी। अगला देखो चौथा, टोबा। टोबा नाड़ी का विस्तार रूप या बड़ा रूप। नाड़ी का बड़ा रूप टोबा कहलाता है। नाड़ी का बड़ा रूप क्या कहलाता है? टोबा। अगला देखो बेरी। नाड़ी, टोबा और खडीन के चारों तरफ छोटे बड़े गड्ढों को बेरी कहते हैं। आगोर मरुस्थल में ढालनुमा आंगन आगोर कहलाता है। घरेलू उपयोग के लिए जल संचय करना टाका। पशुओं के लिए जल संचय करना नाड़ी। नाड़ी को बड़ा कर देंगे, घेरा कर देंगे तो कहलाएगा टोबा। अब बेरी, नाड़ी, टोबा और खडीन के चारों तरफ छोटे छोटे गड्ढों को क्या कहलाएगी? बेरी, खडीन। खडीन। सिंचाई के लिए जल संचय करना। सिंचाई के लिए जल संचय करना खडीन कहलाता है। खडीन पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा जैसलमेर में किया गया। पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा जैसलमेर में किया गया खडीन। ये बहुत सारी विधियां हैं। राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी जो मरुस्थल है उसमें जल संचय करने की कई विधियां हैं। इन सारी विधियों को लगभग मैंने लिख दिया है, एक भी विधि नहीं छोड़ी। आप इनको ढंग से रट लेना या पढ़ लेना। थैंक यू, धन्यवाद।